अपनी आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपको विदित होनी चाहिए। हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं। आपको पता है कि 5 जून से आपका एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, जिसकी तैयारी हेतु हम आपको पिछले ईयर के प्रश्न मतलब जो पिछले साल आ चुके जिन्हें हम PYQ कहते हैं, इनको हम कवर करने वाले हैं। और ये प्रश्न आपको 100 प्रश्न आपका सहयोग करेंगे। आपकी भर्ती परीक्षा जो 2025 में 5 जून से स्टार्ट होगा और यकीन नहीं है तो मत कीजिएगा। यकीन के साथ, विश्वास के साथ पढ़ेंगे तो आपका ही फायदा होगा। पेपर बनाने वाला पिछले ईयर के प्रश्न अवश्य देखता हम आपको एग्जाम इसका जो फॉर्म फिल हुआ तो 19 में हुआ था, है कि नहीं। कोरोना काल का एग्जाम फिर 2020 और 21 में कंडक्ट करवाया गया था, तो 21 तक भी चला, याद रखेंगे। एनटीपीसी की बात कर रहे हैं और एनटीपीसी आपका पेपर की बात चल रही है। और नॉन टेक्नीशियन याद रखें, इस ग्रेजुएशन लेवल के स्तर की तैयारी के लिए आपको कवर करने वाले हैं। और आप नए हैं तो आपको बता दें, हमारे रेलवे भर्ती परीक्षा की तैयारी तो पहले से हमने अभी नहीं, पहले से वीडियो 70 से 80 वीडियो बना के रख चुके हैं, जो आपको एनटीपीसी और ग्रुप डी में आपको काम देगा। 100% आप जाके देखेंगे। प्लेलिस्ट का नाम है रेलवे भर्ती परीक्षा 2025-26 एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ कांस्टेबल करके प्लेलिस्ट डाला, जहाँ पर आप विजिट करके देख सकते हो। और रही बात 80-70 वीडियो बन चुके हैं, 70 से 80 बीच में, अभी हम फिर से कवर करने वाले हैं। और आबकारी आरक्षक के ले रहे थे, एमपी की बात कर रहे थे, अब उसको छोड़कर यहाँ कवर करने वाले हैं। और आप देख पा रहे हो यहाँ पर, और पीडीएफ लोग 100% सही है। जानकारी पहले सुन लीजिएगा, फिर आगे पढ़ाने काम तो करने वाले हैं, है कि नहीं। और 2019 में फॉर्म फिल हुआ था, 21 में और 20 में पेपर हुआ है, और अभी 24 में एग्जाम फॉर्म फिल हुआ है, 25 में पेपर दे रहे हैं आप, है कि नहीं। तो एग्जाम 2021 के जैसे जो 2020 में एग्जाम हुआ उसके जैसे पूछेगा। और आपको बता दें, और नए होंगे तो 1 नंबर का प्रश्न रहता है, एक प्रश्न, और 1/3 मतलब 3 नंबर गलत करोगे 3 प्रश्न तब 1 नंबर कटेगा, याद रखेंगे। और आपको बता दें, पाठ्यक्रम की बात करें 100 नंबर का प्रश्न आएगा सीबीटी 1 में, जिसमें 30 प्रश्न मैथ्स के, 30 रीजनिंग के रहेंगे, हो गए 60, और 40 आपका जीके जैसा आएगा। तो इस वीडियो में आपको 40 प्रश्नों का जीके जैस कवर करेंगे 2 पार्टों में, 20 और 20 का, याद रखेंगे। शिफ्ट बाय डे बाय कवर होगा, बार बार शिफ्ट और डे नहीं दिखाऊंगा मैं, जानकर सुन लो अच्छे से। पहली बात, उसके बाद चैनल में आप जाके कंटिन्यू देखोगे शिफ्ट बाय डे बाय, तो आराम से मिल जाएगा। और जीके जीएस की बात करें तो आपको शिफ्ट बाय डे बाय ही मिलेंगे, और 20 प्रश्नों का पार्ट बनाऊंगा भाई, ठीक है। चलिए लेके चलते हैं। पहला प्रश्न आप देखेंगे, सिस्टमैटिक प्रश्न नहीं मिलेगा, देखिएगा मैं जस्ट ऊपर स्क्रॉल किया हूँ, पहला प्रश्न आपको रीजनिंग का आ गया है। अब इसलिए मैं बताऊं, इस बार भर्ती परीक्षा जो भी ऐसे रेलवे कंडक्ट करवा रहा है, हर भर्ती परीक्षा को वो सिस्टमैटिक मैथ्स का रीजनिंग अलग, जीके जीएस का अलग करके बना रहा है। तो पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। इस प्रकार से मैं आपको सिर्फ जीके जीएस का प्रश्न दिखाऊंगा, उसके बाद मैथ्स का और रीजनिंग का अलग रहेगा, ठीक है। जीके जीएस में आपको साइंस भी, कंप्यूटर सब कवर होगा, ठीक है। चलिए लेके चलते पहला प्रश्न, थोड़ा आप जानकर समझ चुके होंगे, लीजिएगा। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है। आपको पता होना चाहिए, असम एक ऐसा राज्य था जिससे काट काट कर या सीमाओं का विभाजन कर करके अन्य राज्यों का निर्माण किया गया है, तो उन्हें हम 7 सिस्टर कहते हैं। और रही बात, यहाँ हम ऑप्शन दे रहा है सिक्किम, इकलौता एक ऐसा ऑप्शन है जो त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये आपके 3 हो गए। अब आपको बताना 4 कौन है, और बाकी क्यों 7 सिस्टर नहीं हो पाएगी, 4 3 7 होंगे ना। तो 7 लोगों, 7 सॉरी लोगों की बात करो, 7 राज्यों के नाम आपको बननी चाहिए। ये प्रश्न आपको समझा दिया कि हाँ प्रश्न आएगा, भूगोल का प्रश्न याद रखिए। चलिए, तो हमें उम्मीद आप लगाए बैठे हो कि सर हमें जानकारी सही सटीक देंगे, तो आप बिल्कुल सही लगाए हो। और मैं आपको आशा कर दिलाता हूं कि मैं आपको 100% सही सटीक जानकारी दूंगा, जो भर्ती परीक्षा में आप काम देगा। सिक्किम एक इकलौता राज्य है जो 7 सिस्टर्स में शामिल नहीं है। अब आपको कमेंट बॉक्स करना है, 3 तो हैं और 4 कौन कौन है। नहीं पढ़ोगे तो आपका घाटा हो जाएगा। हम प्रश्न दिखाएंगे, मैथ्स का, रीजनिंग का तो मैं समझा के बताऊंगा तरीका से, और हम प्रश्नों को जीके जीएस के रूप में बात करें, आपको अवगत कराएंगे। बाकी आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप लोग समझें और उनको एक्स्ट्रा पढ़ें। और अगला प्रश्न आप देख पा रहे हो, शिफ्ट वही तारीख वही, मैं बार बार बोल दे रहा हूँ। 20 प्रश्नों को एक पाठ में कवर करूंगा शिफ्ट का। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। याद रखें, मात्रा मीन्स होता है द्रव्यमान, ठीक है। कोई पदार्थ, हमने आपको बता दें, हम साइंस का, इतिहास का, भूगोल का, राजनीति का, अर्थशास्त्र का, सभी विषयों के अलग अलग प्लेलिस्ट बना के रखें। जो बेसिक इंपोर्टेंट टॉपिक हो तो उनको कवर करा के रखा है, आप हमें जाके देख सकते हो ना भाई,
चलिएगा देखिएगा, किसी कोई पदार्थ है जिसे हम मैटर कहते हैं, तो पदार्थ की मात्रा मतलब द्रव्यमान को मापने के लिए साइंस में उपयोग किया जाता है मोल शब्द का, जिसे हम MOL के रूप में दर्शाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत शानदार प्रश्न है। अगला प्रश्न की चलते, ध्यान रखें क्रम से प्रश्न आपको नहीं मिलेगा, याद रखें जी के इसका अब आपको क्रम से मिलेगा इस भर्ती। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, कुट्टनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित, याद रखें। और आपको बता दूं मैं, एक प्रश्न अगर आ गया माना जाए इस टॉपिक का, तो अगली शिफ्ट में अगली भर्ती परीक्षाओं में फिर से वही पैटर्न फॉलो करेगा। और हमने कांस्टेबल का जो एग्जाम एनालिसिस कवर करा रहे थे RPF कांस्टेबल का, तो इस प्रकार के टॉपिक भी कवर हो रहा है जो अभी यहाँ आपको देखने मिल रहा है। यकीन नहीं है तो आप लोग एग्जाम देख रहे होंगे, आपको पता होगा, और आपने एनालिसिस देखा होगा, तो अच्छी बात है कि हाँ बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर, आप कह पाओगे ना, अगर आप पढ़े ही नहीं तो कैसे कह पाओगे। तो कुडनकुलम एक नाभिक की विद्युत परियोजना, याद रखें किस राज्य में पूछ रहा, ऑप्शन आपका हो जाएगा तमिलनाडु में। और याद रखें तारापुर, आपने तारापुर सुना होगा, तारापुर भारत का पहला नाभिक की विद्युत परियोजना है, याद रखें, जो महाराष्ट्र में है, आप पता होगा। इसका भी प्रश्न बनता है। तो जितने भी नाभिक की, आज किसके बात हो रहे हैं, नाभिक की विद्युत परियोजना जितने भी भारत में हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। प्रश्न बनने वाला है, मतलब बनने वाला है, समय ज़्यादा लगेगा, लगने दो, लेकिन आप सीखने का काम करेंगे, याद रखें हम आपको सिखाने का काम करने वाले हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को समझोगे, सीखोगे। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, इसरो यह भारत का सबसे बड़ा अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, जिसे हम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के नाम जानते हैं, और है बेंगलुरु कर्नाटक में। याद रखें ने किस वर्ष में मॉर्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत की थी। तो आपको सूचना प्रौद्योगिकी का भी प्रश्न पढ़ना पड़ेगा, यह आपका सूचना प्रौद्योगिकी का शीर्ष संबंधित प्रश्न। तो याद रखेंगे 2013 में मिशन की शुरुआत की गई थी। तो इसरो ये आपका भारत का सबसे बड़ा अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। चलिए अगला प्रश्न लेके चलते हैं। प्रश्नों को समझें, इतिहास का, भूगोल का, राजनीतिक अर्थशास्त्र का, सूचना प्रौद्योगिकी आ रहा, खेल का, करंट अफेयर का, किधर से आ रहा आपको समझना पड़ेगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा DRDO द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम, याद रखेंगे DRDO यह भारतीय अंतरिक्ष रक्षा अनुसंधान जिसे कहा जाता है, याद रखें। ये देश की सेना के लिए, डिफेंस के लिए क्या करता है, जो आपके हथियार का निर्माण करने का काम करता है, DRDO। ठीक है, चलिए। और रही बात DRDO का मुख्यालय, आपको पता होनी चाहिए, ये भी आपका कर्नाटक के बेंगलुरु में, याद रखें। ठीक है, कहाँ पर, कर्नाटक के बेंगलुरु में। इसका काम भी सेना की रक्षा हेतु तो अनेक हथियार बनाने का काम, याद रखेंगे। वहीं पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन सा ऑप्शन है जो DRDO द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट का सिस्टम, याद रखें, पिनाका। तो दो प्रश्न आप देख पा रहे हो, सूचना प्रौद्योगिकी का प्रश्न आ चुका है, पिनाका आपका राइट आंसर हो जाए। अगला प्रश्न लेके चलते हैं, और लास्ट तक बने रहेगा, सीखने को मिलेगा, और प्रश्नों का प्रकार समझ पाओगे आप लोग, और एक से अपने 2 पार्टों कवर होगा 20 प्रश्नों के साथ। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, उबंटू, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में उबंटू कह रहे हैं, UBUNTU क्या है, याद रखें। ये ऑपरेटिंग सिस्टम, याद रखें। तो आप समझ पा रहे होंगे, हमें कंप्यूटर का प्रश्न मिल गया, तो उबंटू एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कंप्यूटर से संबंधित शब्दावली। चलिए अगला प्रश्न लेके चलते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष आप देख पा रहे होंगे, सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये प्रश्न हमें बता रहा है। भारत के प्रमुख प्रसिद्ध, आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, मंदिर स्मारक कहाँ पर स्थित है कि नहीं। तो सबरीमाला मंदिर, याद रखें, यह हमारे भारत के दक्षिण समुद्र से लगा राज्य केरल, आप देख पा रहे होंगे, केरल में स्थित है। इस प्रकार से अनेकों मंदिर जो प्रसिद्ध हैं उन्हें भी हमें पढ़ना पड़ेगा, जो पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। बाकी तो आप जानते हो, पढ़ने वाले बच्चों को तो आपको पता होगा कि किस प्रकार का प्रश्न आ रहा है, और हम किस प्रकार से समय रहते पढ़ लें। और पता है 5 जून से 23 जून तक एग्जाम चलेगा, तो इस बीच में आप एग्जाम कभी हो सकता है, इसके बारे में आप अपडेट बता चुके हैं पहले से। तो आप अगर इससे समित कोई अपडेट जाना चाहते हो, एडमिट कार्ड कब आएगा। और रही बात NTPC की, बात हो रही CBT बन की है कि नहीं, गैर तकनीकी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, इसके हेतु आपको एग्ज़ाम डेट पता है 5 से 23 जून चलने वाला है। और एग्ज़ाम डेट कब है, कब आने वाला है एडमिट कार्ड, और कब से इसके जो रेलवे पास है वो लिंक एक्टिव होगा, सब बता चुके हैं, आप जाके देख सकते हो। तो केरल में सबरीमाला मंदिर स्थित, याद रखें, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेके चलते हैं आपको। अगला प्रश्न आप देख पा रहा हूँ यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं। देखिएगा बहुत शानदार प्रश्न आया है,
और रही बात यहाँ पर मैं अभी बताया था मैं आपको कि प्रमुख स्मारक व आपको मंदिरों के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि कहाँ पर स्थित है। ये आपको समझा दिया कि अगली भर्ती परीक्षा में आने वाला उससे संबंधित अपडेट आपको पढ़ना पड़ेगा। जितने भी स्मारक हैं किसने बनवाया है कहाँ पर स्थित पढ़ना पड़ेगा। तो स्मारक जो दिल्ली में स्थित नहीं याद रखें, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, इंडिया गेट दिल्ली में है, अलाई दरवाजा दिल्ली में है, बुलंद दरवाजा दिल्ली में नहीं है। तो बुलंद दरवाजा याद रखेंगे, कहाँ पर आप लोग बताइएगा, ठीक है। बुलंद दरवाजा कहाँ पर है ये आपको होमवर्क देते हैं हम। अगर नहीं पढ़ना चाहते तो मत पढ़ो। अगर हमारी बातों को आप यकीन नहीं करोगे सर डाटा सही से ठीक है नहीं है, तो आप लोग क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा कि जो पीडीएफ आप प्रोवाइड करा रहे हैं वो गलत तो नहीं है। तो आप ध्यान रखें जो हम दिखा रहे हैं प्रश्नों को आपको उस फैक्ट को समझ के वक्त रहते पढ़ना पड़ेगा। तो बुलंद दरवाजा कहाँ पर है आपको बताना पड़ेगा, जो दिल्ली में स्थित नहीं है। तो ऑप्शन छट गया आपका आंसर। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, प्रश्न क्रमांक 15 है, वर्ष 2019 के लिए 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था, याद रखेंगे। तो पेपर 2019 का था, एग्जाम 20 में हुआ दिखा रहे हैं फिलहाल इसको हम। 21 और 20 में हुआ एग्जाम अधिकांश 21 में हुआ, 20 का तो वो एक दो ही 2-4 दिन एग्जाम चला था, बाकी सब तो 21 में गया था। तो 19 का करंट पर पूछा, याद रखेंगे 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, अच्युतन नंबूदिरी, याद रखें। और वर्तमान में अगर जिसे दिया गया है उसे आप नहीं पढ़ोगे तो जो आपका होमवर्क बताना गलत बात हो गया, आप खुद नंबर अपने यहाँ से कटवाने वाले हो, समझ गए। वही तो करंट अफेयर का प्रश्न भाई आपको इंगित करवा रहे हैं ना, वर्तमान को पढ़ लीजिएगा ना। हम आपको प्रश्न मैं पहले बता चुका हूँ कि मैं डिटेल ज़्यादा नहीं समझाने वाला, मैथ रीजनिंग को मैं सही तरीके से समझाऊंगा बताऊंगा। जीके जीएस में जो कंप्यूटर है, साइंस है और जो भी इतिहास भूगोल इतिहास है थोड़ा थोड़ा बताएंगे। बाकी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ना पड़ेगा अलग उठा के, जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपके लिए फायदा होने वाला है। और अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, प्रश्न क्रमांक 17 है, महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक, याद रखें साबरमती और दांडी सब गुजरात में है, एक नमक मार्च शुरू किया था जिसे दांडी मार्च के नाम जानते हैं। याद रखें नमक मार्च को दांडी यात्रा या दांडी मार्च भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि साबरमती से लेकर दांडी तक यात्रा किया गया था, इस कारण से कहा जाता है। लेकिन यहाँ प्रश्न कुछ और पूछ लिखिएगा, दांडी गुजरात के किस जिले में स्थित, ऐसा प्रश्न कौन पूछता भाई, थोड़ा हार्डली कर दिया नहीं। दांडी याद रखें नसवारी में है, और नसवारी आपको पता है जो गुजरात में स्थित है, और गुजरात का एक जिला नसवारी है। यहीं पर एक जो समुद्र से लगा हुआ है, और जो नसवारी गुजरात में समुद्र से लगा हुआ है, यहीं पर नमक कर के खिलाफ जो यात्रा शुरू किया गया था जिसे नमक मार्च या दांडी यात्रा कहते हैं। दांडी यात्रा कहने का मतलब हुआ क्योंकि दांडी समाप्त हुआ था और नसवारी जिला में स्थित है। नमक कर के खिलाफ जो यात्रा हुआ इसका नमक मार्च कहा जाता है, और गांधी जी के नेतृत्व में चल रहा था साबरमती से गुजरात में। अब आपको ये बताना है होमवर्क में कि यह यात्रा कब चला था। अब नहीं पूछेगा क्या, पूछेगा ना भाई, चलिएगा। तो हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको 10 प्रश्न कवर कराया हूं मैं इस पहले पार्ट में। तो मैं प्रयास करता हूं कि अगले पार्ट में 30 प्रश्न लूँगा, ठीक है। आप लोग पहले बता दीजिएगा वीडियो आपको पसंद आ रहा नहीं आ रहा है, वरना हम फिर क्यों पढ़ा भाई, समय बर्बादी नहीं करना है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने 10 प्रश्न आपको पढ़ाया हूँ, OBP PYQ है GK GS का, और आपको 100% आपको सपोर्ट करेगा अगर आप इन चीज़ों को समझ गए कि यहाँ किधर से पूछता है, इतिहास का, भूगोल का, अर्थशास्त्र का, उससे आप उठा के टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, आपको फायदा होने वाला। अगले पार्ट में याद रखें 30 प्रश्न एक साथ करूंगा मैं प्रयास करने का, क्योंकि मैं 20 प्रश्नों को बोला था, 20 प्रश्नों का पार्ट 20 प्रश्नों का पार्ट भी बनेगा, एक चैप्टर कवर हो जाएगा। 40 प्रश्न आते हैं, 30 रीजनिंग का, 30 मैथ्स का, 40 जीके जीएस का। जीके जीएस में आपको पूरा चीज़ का माइंड रहेगा। तो मैं उम्मीद रखता हूँ आप समझ गए हों, सीखे होंगे। अगले पार्ट में मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, और हम आपके साथ थे, हौसला बढ़ाने का काम करेंगे तो हम बेहतर काम करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा, बाकी मैं पहले बता चुका हूँ 70 से 80 वीडियो पहले बना चुका हूँ मैं, NTPC ग्रुप डी और RPF कांस्टेबल के लिए कंबाइंड मैंने पढ़ाया था, जानकारी बिल्कुल सही तरीके से तैयारी करवाया था। जिस प्रकार से हमने कांस्टेबल के लिए पढ़ाया था RPF को, उसी प्रकार के प्रश्न छपे थे। और अगर आप एग्जाम देख कर आए हो तब पता होगा कि जो जानकारी दिखा रहे हैं बिल्कुल सही और सटीक जानकारी आपकी भर्ती में काम देने वाला जीके जीएस। चलिए, थैंक फॉर वॉचिंग, पढ़ते रहें और अपने सहपाठी को साझा करें जो विद्यार्थी पढ़ना चाहता है, जो आर्थिक रूप से कमजोर के पास तो अवश्य है, तो उसे बताएं कि नहीं, कहीं पर आपका सहयोग हो सकता है। उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम पढ़ाएंगे, और ऑफलाइन क्लास संचालित होती है, जो पेड कोर्स पेड है, लेकर याद रखेंगे ऑफलाइन क्लास, वो भी न्यूनतम फीस में। तो आप जुड़ सकते हो, पढ़ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हम आपके साथ हैं।